दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके नाखूनों के नीचे की स्किन बार बार छिलती क्यों रहती है? या फिर क्या आप उस जगह का नाम जानते हैं जहां हर साल होती है आसमान से मछलियों की बारिश? अच्छा, क्या आप निरमा के पैकेट पर बनी इस लड़की की कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इन सभी के अलावा मैं लेकर हाजिर हूं और भी कई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जो कर देंगे आप सभी को फैक्टिफाई। तो बिना जरा भी और देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये रोमांचक सफर। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर का एड जिंगल भारतीय टीवी की दुनिया के सबसे मशहूर विज्ञापनों में से एक है। आपने भी देखा होगा कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर एक लड़की सफेद फ्रॉक पहने नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरमा के लोगो में ये लड़की असलियत में कौन है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि असल में ये बच्ची निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत करने वाले गुजरात के करसन बाई की बेटी थी, जिसका नाम था निरुपमा। निरुपमा की छोटी उम्र में ही एक हादसे में मौत हो गई, जिससे उनके पिता को एक गहरा झटका लगा। करसन बाई निरुपमा को प्यार से निरमा बुलाते थे और उसी के नाम पर ही उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर का नाम निरमा रखा। उस दौर में चूंकि फोटोग्राफ्स का ज्यादा चलन नहीं था, उनके पास अपनी बेटी निरुपमा की यही झूमती हुई तस्वीर थी। इसी तस्वीर और निरमा के नाम के साथ उन्होंने अपना डिटर्जेंट पाउडर अहमदाबाद में बेचना शुरू किया। बाजार में अवेलेबल बाकी के डिटर्जेंट पाउडर से सस्ता होने के चलते जल्द ही निरमा अहमदाबाद का एक जाना पहचाना नाम बन गया। इसके बाद स्ट्रेटेजिक एड कैंपेन्स और निरमा जैसी कैची ट्यून के दम पर जल्द ही निरमा देश का एक सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बन गया। और दोस्तों, इस तरह एक बाप का अपनी बेटी का नाम दुनिया में अमर करने का ये सपना भी पूरा हुआ। आप चाहे जो भी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हो, लेकिन आज भी देश के कई इलाकों में डिटर्जेंट पाउडर को निरमा के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? इसके बारे में आपका क्या कहना है? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी अपनी उंगलियों के नाखूनों के नीचे की स्किन निकलने की प्रॉब्लम कभी न कभी फेस जरूर की होगी। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये आखिर होता क्यों है और इससे बचा कैसे जाए? अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ मेरा और काम भी क्या है। तो दोस्तों, होता क्या है कि नाखूनों के इर्द गिर्द की ये स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ये नाखून और स्किन के बीच की एक ऐसी लेयर होती है जो नाखून को स्किन से सील करके जोड़े रखती है। अब होता क्या है कि ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट में ये क्यूटिकल्स ऊपर से सूखकर उखड़ने लगते हैं, जिन्हें जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो साथ जुड़ी स्किन भी ये अपने साथ खींच लाते हैं। ऐसे में अगर आपको बार बार हाथ धोने की आदत हो और आपकी स्किन ड्राई हो तो सिचुएशन और भी एडवर्स हो जाती है। कई बार तो उंगलियों पर छोटे छोटे जख्म भी बन जाते हैं। इसके अलावा कई सोप्स में ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है जो आपकी स्किन के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी नए प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद ऐसा होने लगे तो उसका इस्तेमाल तुरंत रोक दें। साथ ही अगर आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज्ड रखते हैं तो पीलिंग स्किन की ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हो जो नॉर्मल नहीं लग रहा हो, तब आपको एक स्किन डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ इलाकों में खुले जख्म पर टांके लगाने के लिए चींटियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस प्री हिस्टोरिक सर्जरी की जड़ें हमें प्राचीन अमेरिका में मिलती हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इंसान इन चींटियों को अपने जख्मों पर 12,000 से भी ज्यादा सालों से इस्तेमाल कर रहा है। एंटोमोलॉजिस्ट जस्टिन श्मिट का कहना है कि इस प्रोसेस के लिए आर्मी एंट्स आइडियल रहती हैं। इन चींटियों की कॉलोनीज में मेजर कहलाने वाली ये डिफेंस एंट्स होती हैं, जिनका जबड़ा या फिर मैंडिबल्स बाकी चींटियों से कई गुना बड़े होते हैं। जब इन चींटियों को सर के पीछे वाले हिस्से से पकड़ा जाता है तभी अपना जबड़ा पूरा खोल देती हैं और इनके दोनों पिंसर्स को जख्म के दोनों तरफ रखकर इसे छोड़ते ही ये डिफेंस एंट वही करती है जिसके लिए ये बनी होती है। अपने जबड़े को बंद करके ये जख्म पर मानो जैसे एक सील लगा देती है, जिसके तुरंत बाद चींटी के पिछले हिस्से को काट दिया जाता है और इसका सर स्वेटर पर लगे एक बटन की तरह चिपक जाता है और जख्म को सील कर देता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आसमान से अजीबोगरीब चीजों की बारिश होने के आपने कई किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको इस फैक्ट में बताने वाला हूँ वो है सेंट्रल अमेरिका के देश होंडुरस के यूरो शहर का। यहाँ पर अमूमन हर साल मछलियों की बरसात सी होती है। यहाँ होने वाली मछलियों की बरसात को 1970 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने भी कंफर्म किया था। लेकिन मछलियाँ आसमान से कैसे गिरती हैं, इसके पीछे भी दोस्तों साइंस है। तो दोस्तों, होता क्या है कि समंदर में उठने वाले वाटर स्प्राउट्स या फिर टॉर्नेडोज अपने साथ पानी में रहने वाली
मछलियों को भी हवा में कई सौ फीट ऊपर ले जाते हैं और जैसे ही इन टॉर्नेडोज की पावर ठंडी पड़ने लगती है, ये सी फूड के अपने पार्सल्स को समंदर किनारे बसे इस शहर में जैसे डिलीवर कर देते हैं। खैर, इसके पीछे की साइंस कुछ भी हो, इस शहर के रेजिडेंट्स के लिए सी फूड की ये बारिश कुदरत के किसी तोहफे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, मानव सभ्यता के इतिहास में समय समय पर कई बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपनाए गए हैं, लेकिन दोस्तों सुरक्षित संबंध बनाने के लिए सबसे कारगर तरीका कॉन्डम्स ही है। रबड़ और लेटेक्स की जो प्रोटेक्शंस आज मार्केट में उपलब्ध हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में ये इन मटेरियल से नहीं बनते थे। दरअसल जो सबसे पुराने कॉन्डम्स खोज के दौरान पाए गए हैं, वो जानवरों और मछलियों की आंतों से बनाए जाते थे। ऐसा ही एक उदाहरण हमें स्वीडन में मिलता है, जिसमें सन 1640 में बने इस विंटेज प्रोटेक्शन को सुअर की आंतों से बनाया गया था। तो कुछ समझे? अगर अभी तक आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा हो तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके दें अपने दोस्तों को भी हर हफ्ते फैक्टिफाइड होने का एक हसीन मौका। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीज यानी कि मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी क्रूशियल हैं? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि बीज कुदरती तौर पर प्लांट्स में पॉलिनेशन करके उनमें फ्लावरिंग और फिर फ्रूट प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। नेचुरल पॉलिनेशन के बिना ऐसी बहुत सी फसलें हैं जिन्हें मास स्केल पर उगाना इंसानों के लिए या तो एक मुसीबत बन जाएगा या तो फिर इन फसलों को उगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेलन्स, बेरीज और सेब जैसे फ्रूट्स की पैदावार इन बीज के बिना मुमकिन ही नहीं है। कई पेड़ पौधे मर जाएंगे और जिन फसलों को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की मदद से तैयार भी किया जाएगा, उनके बीज की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसे में जहाँ लेबर सस्ती है, वहाँ तो इंसान खुद इन प्लांट्स को पॉलिनेट कर लेगा, लेकिन पश्चिमी देशों में जहाँ लेबर महंगी है, वहाँ ये टेक्निक्स काम नहीं करेंगी। ऐसे में फूड आइटम्स की कीमतों का आसमान छूना तय है और जाहिर है ऐसे में गरीब तबके के सामने भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इंसानियत खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन अकाल और भुखमरी से सैकड़ों लोग मरेंगे, ये पक्का है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि गोबर से बनने वाले उपलों को अंग्रेजी में काउडंग केक कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जिसने गाय के गोबर के इस केक को बर्थडे केक समझकर खा लिया हो? अगर नहीं तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि गोबर के उपले अब अमेज़न पर भी बिकने लगे हैं। अब ऐसे ही हॉली काउडंग केक को एक व्यक्ति ने केक समझकर मंगवा लिया और उसके बाद बकायदा प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू भी लिखा, जिसे सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आएगी। इस बंदे ने लिखा कि जब उसने इस केक को चखा तो उसे इसका स्वाद बहुत ही गंदा लगा और इसे खाने के बाद उसे लूज मोशन लग गए। इतना ही नहीं, इसे खाने के बाद इस यूजर ने इन उपलों के मेकर्स को यह सलाह भी दी कि वो इसकी क्रंचीनेस बढ़ा दे। तो दोस्तों, इस स्टूपिड लेकिन फनी इंसिडेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, फिल्म नायक में हम सबने देखा है कि कैसे अनिल कपूर को एक दिन के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बनाया जाता है, लेकिन भारत के उत्तराखंड राज्य में इस वाकये को इस साल 24 जनवरी के दिन असल जिंदगी में उतारा गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा तब हुआ जब हरिद्वार के दौलतपुर गांव की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर सृष्टि ने सीएम का पद संभालने के बाद बाल विधान परिषद में सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग भी ली और प्रदेश की अलग अलग कई प्रॉब्लम्स पर अपनी राय भी दी। खैर दोस्तों, देखने में ये जितना भी सिंबॉलिक लगता हो, लेकिन जनता के लोगों के लिए सीएम जैसे पद पर बैठने का तजुर्बा अपने आप में अनूठा और कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होगा। तो क्या आप भी एक दिन के सीएम बनना चाहेंगे? अगर बन गए तो करेंगे क्या? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय मूल की एनजीओ खालसा एड को इस साल प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। बर्कशायर इंग्लैंड में बेस्ड इस एनजीओ की शुरुआत रविंदर सिंह नाम के इस शख्स ने 1999 में की थी। उनका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर के समय जरूरतमंद लोगों तक खाना और मदद पहुंचाना था। अपने इस ग्लोबल मिशन की शुरुआत उन्होंने कोसोवो रेफ्यूजी क्राइसिस से की, जिसके बाद नेपाल के भयंकर भूकंप से लेकर ग्रीस के रेफ्यूजी क्राइसिस तक खालसा एड के लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हर मुमकिन मदद की, चाहे वो केरला में आई बाढ़ हो, चाहे लॉकडाउन में बेरोजगार हुए गरीब लोग हों। भारत में भी खालसा एड ने जरूरतमंद लोगों की मदद, रसद, दवाई और लंगर की सुविधा देकर समय समय पर की है। कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिप उप्पल ने खालसा एड को अपने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए इस साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। अब देखना बाकी है कि क्या बाकी नॉमिनेशंस को पीछे छोड़ते हुए खालसा एड इस साल का नोबेल पीस प्राइज जीत पाएगी या नहीं। खैर, अब इस एपिसोड में वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का।
जो आज हमें भेजा है प्रथमेश ने। प्रथमेश कहते हैं कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में इसरो का अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2017 में इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजकर एक ही फ्लाइट में अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस साल 24 जनवरी के दिन स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से अपने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ एक साथ 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इन तरह के लॉन्चेस में कई छोटी छोटी कंपनीज भी एक रकम अदा करके स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक आने वाले 5 सालों में ये इंडस्ट्री 10 बिलियन US वर्थ की हो जाएगी। यही कारण है कि स्पेसएक्स के अलावा और भी कई स्पेस एजेंसीज स्मॉल सैट के इस मार्केट में बेहद अग्रेसिवली काम कर रही हैं। ऐसे में ये रिकॉर्ड्स तो बनते टूटते रहेंगे। हमें चाहिए कि देश की तरक्की के लिए इसरो की कैपेबिलिटीज का सही इस्तेमाल हो और साथ ही दुनिया की इन बड़ी बड़ी स्पेस कंपनीज से कम्पीट करने के लिए इन्हें हर मुमकिन सहूलियत दी जाए। इसी मैसेज के साथ खत्म करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। अगर आज के एपिसोड में कुछ भी काम का सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक कुछ नए और ऑसम फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।